हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज इसमें हम देखेंगे यूपी पीजीटी के पेपर्स सॉल्व करेंगे जो कि 2021 का है। ऐसे ही करके 2021 से लेकर के पूरा हम 2000 तक के सभी पेपर सॉल्व करेंगे जो कि डिटेल में रहेंगे। जैसे हमने टीजीटी के पेपर सभी सॉल्व किए थे वैसे ही पीजीटी के करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस मतलब किसका डिटेल रखा गया है, एक क्वेश्चन सभी का डिटेल रखा गया है जिसमें कि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। GS वाई दिवाकर सर प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? यह प्राकृतिक गैस से या फिर आणविक शक्ति से या फिर जल विद्युत शक्ति से या फिर ताप विद्युत शक्ति से। ये आपका संबंधित है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत शक्ति से आपका सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिलेरू ऊर्जा संयंत्र कैसा एक जल विद्युत संयंत्र है जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश है, जिसमें सिलेरू नदी पर यह बनाया गया है। देश में जो कुल विद्युत उत्पादन जो होती है उसमें तापीय ऊर्जा का योगदान कितना है? वो है 59.7%। जल विद्युत ऊर्जा का योगदान कितना है? वो है 11.8%। नवीकरणीय ऊर्जा का जो योगदान है वो है 38.5%। और सबसे कम जो योगदान है वो है परमाणु ऊर्जा का, वो कितना है? 1.7% है। आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है वहाँ पे प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। नागार्जुन सागर है, निचली सिलेरू है, ऊपरी सिलेरू, श्रीशैलम, मचकुंड, तुंगभद्रा तथा निजाम सागर। ये सब कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी का सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन करता है? जो देहरी की जो सही व्याख्या यानी कि जनसंख्या सीमा के लिए क्या सही होगा वो देखते हैं। इसमें अधिकतम दूरी जो लोगों को सेवा का उपयोग करने के लिए तय करनी पड़ती है, या फिर सेवा को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम दूरी, या फिर सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। यानी कि सेवा तभी दी जाएगी जब वहाँ पे क्या होगी? जनसंख्या होगी जो न्यूनतम होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जर्मन भूगोलवेत्ता थे वॉल्टर स्टॉलर। उन्होंने 1933 में अपना एक सिद्धांत दिया था जो कि था केंद्र स्थल सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा ये दिया था, उन्होंने जो जर्मनी था उसका दक्षिणी केंद्र स्थलों का इन्होंने अध्ययन किया था, तभी उन्होंने सिद्धांत दिया था। इसके 6 जो मेन थे यानी प्रधान संकल्पनाएं वो इन्होंने दी थी। क्या क्या दिया था इन्होंने? केंद्रीय स्थान की संकल्पना दी थी, पूरक क्षेत्र की संकल्पना, देहरी की संकल्पना जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वस्तुओं के परिसर की संकल्पना, केंद्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं की संकल्पना तथा केंद्रीयता की संकल्पना, ये उन्होंने दी। तो देहरी की संकल्पना क्या है ये देख लेते हैं। देहरी होता है किसी दुकान या फर्म द्वारा किसी वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस वस्तु को उपभोक्ताओं की इतनी संख्या हो कि सेवा प्रदाता के लिए यह लाभदायक कार्य बना रहा है। यानी कि जो इंसान है वो उस वस्तु को दे रहा है उसको इतना दे सके कि उसको उससे लाभ हो सके। ठीक है, क्या हो सके? लाभ हो सके। अगर वो घाटा रहेगा तो वो कैसे उनको सेवा प्रदान करेगा? उपभोक्ताओं के न्यूनतम आवश्यकता संख्या की वस्तुओं एवं सेवाओं की देहरी सीमा होती है, यानी कि उसमें लाभ होना चाहिए। यही क्या होती है? सेवाओं की देहरी सीमा होती है। किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा का निर्धारण सेवा को प्रारंभ करने के लिए क्या होनी चाहिए? आवश्यक पहले वहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, जो केंद्र स्थल शब्दावली का प्रयोग किया था वो किसने किया था? 1931 में किया था, मार्क जेफरसन ने जो शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट घाटी परिणाम है। रिफ्ट घाटी कैसे बनती है? समवलन से, भ्रंशन से, नापे से या फिर बलन से। तो ये बनती है आपकी जो रिफ्ट घाटी है, फॉल्टिंग जो बनती है ये बनती है आपके फॉल्टिंग से, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिफ्ट घाटी परिणाम है आपका भ्रंशन का। किसी भी स्थान पर जब क्या होते हैं तो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में ये फैल जाते हैं। उनके बीच का भाग नीचे धंसा हुआ होता है, यानी कि ये आपका कोई स्थलाकृति है, ये एक पर्वत इसका नीचे धंस गया तो ये जो
पोर्शन बना, इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी, जो कि बनता है किसके कारण, भ्रंश के कारण बनता है। तो इसको बोल दिया जाता है रिफ्ट घाटी, या फिर अन्य नाम इसको ग्रावेन भी कहा जाता है। विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो है जॉर्डन नदी की घाटी, जो कहाँ पे स्थित है, लाल सागर से होकर के बेसिन, जो लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक जाती है, जिसकी की लंबाई कितनी है, 4800 किलोमीटर की है। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है एवं एशिया का मृत सागर किसका उदाहरण है, ये रिफ्ट घाटी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुजवास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लोहा अयस्क के लिए, या फिर ताम्र अयस्क के लिए, सोना के लिए, या फिर कोयला के लिए। तो ये जो कुजवास क्षेत्र है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। कुजवास कोयला क्षेत्र, जिसे कुजेस्क बेसिन कोयला क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, सोवियत संघ का है, और जो सोवियत संघ है उसका दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ का ये, सोवियत संघ का है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे क्या मिलता है, उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला मिलता है। यहाँ कोयला धरातल के पास में ही मिल जाता है, यानी कि ज़्यादा उसको खोदना नहीं पड़ता है, ज़्यादा गहराई में नहीं मिलता, काफ़ी ऊपर ही मिल जाता है, जिससे खनन कैसा होता है, काफ़ी सुगम होता है। यहाँ से कोयला यूराल के औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाता है। सोवियत संघ के प्रमुख कोयला क्षेत्र और कौन कौन से हैं, जो कि हैं डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन का है, कुजवास, यूराल, मॉस्को, कारागंडा कजाकिस्तान है ये। ठीक है, ये क्या है, इनके कोयला क्षेत्र हैं सोवियत संघ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट कारखाना सुमेलित नहीं है, महाराष्ट्र चंद्रपुर में है, छत्तीसगढ़ मोदीग्राम में है, झारखंड में बंजारी नहीं है, सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका विक्रमनगर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में जो समुद्री सीपियों का उपयोग करते हुए सीमेंट का प्रथम संयंत्र उपयोग जो स्थापित किया गया था, चेन्नई में किया गया था। कब किया गया था, 1904 में किया गया था। ठीक है, जो कि कैसा रहा था, असफल रहा था। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, पोरबंदर सीमेंट संयंत्र की, जो कि कैसी रही थी, आपकी सफल रही थी। सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक जो कारखाने हैं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको, एवं सीमेंट उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश का कैसा है, प्रथम स्थान आता है। देख लेते हैं, महाराष्ट्र में सीमेंट का कारखाना चंद्रपुर में है, छत्तीसगढ़ में मोदीग्राम हो जाएगा, झारखंड में आपका चाईबासा या फिर झींकपानी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में विक्रमनगर, और बिहार का हो जाएगा बंजारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। स्टडी PYQs का है, जिसमें आपको TGT के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जा कर के देखोगे, वहाँ से आपको जो TGT के सॉल्व कराए हुए हैं हमने, और झारखंड के भी PGT का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके लिए हमने काफ़ी क्वेश्चंस तैयार कराए हुए थे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आपसे वादा किया है 10,000 प्लस क्वेश्चंस कराने का, जिसमें PYQ प्लस MCQ मिक्स रहेंगे। तो इसमें हम ज्योग्राफी से संबंधित जो भी PGT, TGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सभी एग्ज़ाम्स के PYQ इसमें सम्मिलित करेंगे, और इसमें हम आंसर जो हैं आपके, या फिर आप कहें एक्सप्लेनेशन, साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके साथ जो एक क्वेश्चन तैयार होगा, एक क्वेश्चन के साथ में, जैसे कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर हम यही बता देंगे टूजो विल्सन, बस इतना बता के हम आगे कर जाएंगे, तो ये इससे क्या होगा, आपका सिर्फ एक तैयार हुआ। लेकिन हम जब डिटेल करेंगे तो आप इनको साथ में पढ़ते भी जाएंगे, तो आपका एक क्वेश्चन के साथ में 2 या 3 क्वेश्चन भी आसानी से तैयार हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या रखते हैं, एक्सप्लेनेशन को साथ में रखते हैं। चलिए देखते हैं, प्लेट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। जो प्लेट शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ के थे, कनाडा के थे। कनाडा के कौन थे, ये भूवैज्ञानिक थे, टूजो विल्सन, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। सन 1967 में, यानी कि 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने इसका अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें प्लेट विवर्तनिकी को यूज किया था। यानी कि उस शब्द का नहीं, मतलब प्लेट विवर्तनिकी का ही यूज किया था, इस्तेमाल इन्होंने किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल जो है 7 मुख्य प्लेटों में तथा कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है।
7 मुख्य प्लेटें हैं तथा 100 के करीब छोटी प्लेटें हैं। ये आपको किसने डिसाइड किया है, बताया है? नासा ने बताया हुआ है। हैरी हेस ने सन 1960 में सागर नितल प्रसरण या फिर सागरीय अधस्तल स्थल की विस्तार संकल्पना या फिर परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ये किसने की थी? हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण 1960 में दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य में उत्पन्न होते हैं? तो ये जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं 35 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण दो विपरीत यानी कैसी होती हैं? दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्णार्द्र हवाओं के यानी कि ठंडी और जो गर्म होती हैं उन हवाओं के मिलने के कारण होता है। यह चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में आता है, जहाँ पर क्या है, पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये पश्चिम से पूरब दिशा में चलते हैं, यानी किससे? पश्चिम से ये पूरब दिशाओं में चलते हैं। इसके केंद्र में कम वायुदाब होता है, यानी कि जो केंद्र होता है इसका यहाँ पे कम वायुदाब होता है। इस प्रकार से ये चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चलते हैं। ठीक है, तो इसके जो केंद्र होता है, केंद्र में वायुदाब कम होता है तथा बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है। इनका आकार गोलाकार तथा अंडाकार दोनों होता है। कैसा होता है? गोलाकार और अंडाकार होता है, जिस कारण इन्हें लो गर्त या फिर ट्रफ कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? लो गर्त या फिर ट्रफ इनको कहा जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या फिर विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है या फिर लहर सिद्धांत है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती के चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत है, यानी कि जो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है या फिर लहर सिद्धांत इसको कहा जाता है, वो किससे संबंधित है? ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ही संबंधित है, जिसका प्रतिपादन 1918 में किया किसने था? बी बर्कनीज तथा जे बर्कनीज, इन दोनों ने इसका प्रतिपादन किया था। प्रतिचक्रवात शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एफ गैफन महोदय ने 1861 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये जो सागर किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी की धारा द्वारा एक प्रतिचक्रवातीय प्रभाव क्रम पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार से आपका क्रम बन जाता है? विषुवतीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, इस प्रकार से क्या हो जाता है यहाँ पर कनारी धारा। तो एक क्रम पाया जाता है जिसमें सारगेसो जो घास है, पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सारगेसम है क्या? ये घास है एक, ये फैली रहती है इस सागर में। इस जो सागर है उसको कहा जाता है सारागेसो सागर या फिर सारागासी इसको बोला जाता है। मार्मर के अनुसार इसका विस्तार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में होता है। 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य में ये पाया जाता है। कहाँ से? जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है ये, और देशांतर कितना है? 35 से 75 पश्चिमी देशांतर के बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो की थी पोंस डी लियोन द्वारा। इसकी सन 1513 में इसकी खोज की गई थी। गल्फ स्ट्रीम में आपकी कैसी है? एक गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा मैदान कांटो स्थित है। कौन सा है? कांटो स्थित है। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, जापान की राजधानी कौन सी हो जाएगी? टोक्यो है, इसी द्वीप पर स्थित है। टोक्यो कौन से द्वीप पर है? आपके होन्शु द्वीप पर स्थित है। देश की 80% जनसंख्या होन्शु द्वीप पर निवास करती है, यानी जापान देश की कितनी? 80% जनसंख्या होन्शु द्वीप पर ही निवास करती है। जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप और कौन कौन से हैं? वो हैं होन्शु हो गया, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ये आपके कौन हो गए? जापान के 4 सबसे बड़े द्वीप हो गए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम पूछा जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो आप सबसे पहले जो नॉर्थ में आएगा वो होक्काइडो आएगा, होक्काइडो के बाद में होन्शु आएगा, होन्शु के बाद में शिकोकू, शिकोकू के बाद में आएगा क्यूशू। ये हो जाएंगे आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओसाका। ओसाका जिसको बोला जाता है पूरब का मैनचेस्टर,
युवाता विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र है, यानी कि ओसाका को तो बोला जाता है पूरब का मैनचेस्टर, और युवाता जो है, युवाता को यहाँ बोला जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा जलयान निर्माण केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत कौन सी लेयर में मिलती है आपको? तो ये मिलती है समताप मंडल में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निचली समताप मंडल जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मंडल में जीवन रक्षक ओजोन गैस 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कहाँ पर कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक। लेकिन इसकी जो अच्छी सी क्षमता रहती है, सांद्रण जो इसका रहता है ढंग से, तो वो रहता है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में रहता है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण जो मिलता है वो मिलता है 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। वायुमंडल के स्तरीकरण में जो योगदान दिया था वो किस किस का है? आर.जी. बेरी का है, आर.जे. सोरले का है, स्टॉलर का है। ये किसके जो वायुमंडल का स्तरीकरण इन्होंने लेहर का डिपार्टमेंट किया था, वर्गीकरण किया था, मंडल समताप मंडल, इनमें योगदान दिया था किस किसने? आर.जी. बेरी, आर.जे. सोरले एवं ए.एन. स्टॉलर ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? बेंगोला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? नहीं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है? ये ठीक है आपका, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के मध्य में अधिकतम लवणता पाई जाती है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आता है? ये नहीं होता, क्योंकि जो ज्वार आता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो आपका दीर्घ ज्वार आता है, ना कि लघु ज्वार आता है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है? नहीं, 12 घंटे 20 मिनट नहीं होता, 12 घंटे 13 मिनट। ठीक है, चलिए। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है। इसमें क्या उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, एवं 10 से 30 डिग्री जो 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। उत्तर का अलग है, दक्षिण का अलग है। अगर उत्तर में देखोगे उच्चतम लवणता 20 से 40 के बीच में है, दक्षिण में जाओगे तो 10 से 30 के बीच में है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 40 से 60 अक्षांशों के मध्य में लवणता की कमी आती है। अगर 40 से 60 में जाओगे दोनों ही गोलार्ध में, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, तो वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। महासागरों की औसत लवणता जो है 35 ppm है, जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी है? 34 ppm है। दक्षिणी गोलार्ध में औसत लवणता 35 ppm पाई जाती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किसमें है? बॉन झील है टर्की की, जिसमें 330 ppm लवणता पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर है, मृत सागर में 238 ppm, तथा ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की है, 220 ppm यहाँ पर लवणता पाई जाती है। तो कभी इनका क्रम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में अवरोही क्रम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है लवणता के अनुसार। चलिए और देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो को संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है ट्विस्टर के नाम से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को ट्विस्टर कहते हैं। टॉर्नेडो आकार की दृष्टि में सभी वायुमंडलीय तूफानों में सबसे छोटा, परंतु प्रभाव की दृष्टि से कैसा होता है? ये सर्वाधिक प्रलयकारी होता है। टॉर्नेडो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में ही उत्पन्न होता है। तथा इनका आकार कैसा होता है? कीपाकार होता है या फिर छलनी के समान में इनका आकार होता है, जिसका निचला पतला भाग धरातली सतह से संबंध होता है। यहाँ से धरातली सतह से इनका संबंध होता है। तथा ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है, वर्षा कपासी मेघ से जुड़ा हुआ होता है, यानी किस तरह से ये चलता जाता है, बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। कौन से अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं? ये मध्य अक्षांशों में। जो समुद्र में टॉर्नेडो को जल स्तंभ कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जल स्तंभ कहा जाता है टॉर्नेडो को समुद्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके जोग्राफर्स दिए गए हैं तथा उनके स्कूल संप्रदाय दिए गए हैं, तो इनको मैच कर लेते हैं कौन से कहाँ पे मिलते हैं। अल्बर्ट डिमांजिया ये आपके फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से हैं, फ्रांस स्कूल से संबंधित हैं ये। रेटजल ये आपके जर्मन से संबंधित हैं। एच.जे. मैकिंडर ये आपके ब्रिटिश हैं। कहाँ के? ब्रिटिशर्स हैं ये। और ईसाई वुमेन आपकी अमेरिकन हो जाएगी, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा
सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये आपके अल्बर्ट डिमांजिया हो गए, फ्रांसीसी भूगोल संप्रदाय से संबंधित हो गए। रेडजेल हो गए जर्मन से, मैकिंडर हो गए ब्रिटिश से, या फिर ईसाई वोमेन या फिर आई वोमेन हो गई आपके अमेरिकन संप्रदाय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है आपके एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से 1057 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य से होकर ये भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे बहती है ये? दक्षिण में इसकी सतपुड़ा हो जाएगी, आपकी सतपुड़ा श्रेणी हो गई, ये हो गई आपकी विंध्याचल श्रेणी, यहाँ से बह रही है नर्मदा जी। तो ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। संगमरमर की चट्टानों में महाखड्ड और जबलपुर के पास में ये क्या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। कौन सा जलप्रपात बनाती है ये नर्मदा नदी? तो ये बनाती है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद भड़ौच के दक्षिण में ये अरब सागर में मिलती है। किस में मिलती है ये? अरब सागर में मिलती है। और 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाती है। नर्मदा एक ज्वारी नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि जो गंगा है आपकी कावेरी है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा ये डेल्टा का निर्माण करते हुए जाती हैं। ठीक है, देश में कुल 14 नदी द्रोणियाँ हैं जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कितना है? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र वाली कुल कितनी है? 44 नदी द्रोणियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्मोस किसने लिखा था? जो कॉस्मोस लिखा था आपके हम्बोल्ट जी ने रखा था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इनके बारे में भी देख लेते हैं। कॉस्मोस प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका प्रकाशन सन 1845 में 45 से शुरू हुआ था। 1862 ईस्वी के मध्य 5 खंडों में यह किया गया था। कितने खंड थे कॉस्मोस के? 5 थे। इसमें समस्त विश्व का विस्तृत विवरण था। प्रथम खंड में ब्रह्मांड के स्वरूप का वर्णन था। दूसरा जो खंड था इसका, दूसरे खंड में प्रकृति का था। तीसरे खंड में खगोल विज्ञान से संबंधित था तथा चौथे और पांचवें खंड में पृथ्वी का मानव ग्रह के रूप में इनका वर्णन किया था। टोटल कितने खंड हो गए? 5 हो गए। चलिए और देखते हैं। कुछ पुस्तकें दी गई हैं तथा उनके भूगोलवेत्ता दिए गए हैं। कॉस्मोस किसने लिखी थी? हम्बोल्ट ने लिखी थी। अर्धकुंडे लिखी थी रिटर ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी थी रेडजेल ने तथा सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट लिखी थी हंटिंगटन ने। ये वो पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। इन्हें आप एक पेज पर लिखें, जिससे कि आप पर डे इनको 5-5 बुक करके याद करेंगे तो भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे जो लंबी तटरेखा है वो है गुजरात राज्य की, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के तटरेखा को स्पर्श करने वाले 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। प्रमुख तटवर्ती राज्यों की तटरेखा की लंबाई दी गई है, देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा था, राज्य पूछा था। अंडमान निकोबार की है 1962। उसके बाद में गुजरात आता है, गुजरात की 1215 है। आंध्र प्रदेश की 974 है। तमिलनाडु की 907 है। महाराष्ट्र की 653 है। केरल की 570 है। उड़ीसा की 476 है। कर्नाटक की 280 तथा पश्चिम बंगाल की 158 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद आ रहा हो, ठीक पसंद आ रहा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो कौन सा है? वो है आपका कांडला बंदरगाह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं इसको भी। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। 2014 से 15 से अब तक कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार का वहन किया हुआ है। कांडला पत्तन का नाम दीनदयाल पत्तन है। नाम इसका क्या था पहले? दीनदयाल पत्तन
तथा यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय पत्तन है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें क्या है, देश में 7516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट 13 से अधिक राज्य संघ शासित क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस पर 13 प्रमुख पत्तन हैं, 200 गैर प्रमुख पत्तन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किया हुआ है किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कार्यों के आधार पर डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अल्बर्ट डिमांजिया फ्रांस के हैं, भूगोलवेत्ता थे ये। बाइडल डी ला ब्लॉस के शिष्य भी रहे थे। डिमांजिया ने जो मकान थे उनका वर्गीकरण किया था कार्यों के आधार पर। इन्होंने मकान के 4 प्रकार बताए थे। 4 प्रकार कैसे थे वो बताए इन्होंने। अल्प विकसित, फिर उसके बाद सघन, अपकीर्ण तथा लंबवत। इन्होंने 4 टाइप्स बताए थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। भू अवनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोवर द्वारा नाम दिया गया था। जो दृढ़ भूखंड था उसके चारों ओर घेरने वाला था उसको नाम क्या दिया था? वो दिया था क्रेटोजन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भू अवनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोवर ने क्रेटोजन कहा था। कोवर के अनुसार जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर पहले भूसन्यतियाँ थीं। ठीक है, कोवर ने भूसन्यतियों को पर्वत निर्माण स्थल बताया था। जो भूसन्यतियाँ उन्हीं के कारण क्या बने हैं? पर्वत बने हुए हैं। जब मलबा बलित होकर पर्वत के रूप में धारण कर लेता है, यानी कि मलबा क्या होगा? बलित होकर के इतना मलबा आया, इसका अपरदन होता रहा, जिसके कारण क्या हुआ? पर्वत का रूप बन गया, यानी पर्वत बन गए। और भूसन्यतियों के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसे कोवर ने रेनकेटन का नाम दिया था। यानी कि दोनों श्रेणी, दोनों कोने पर क्या हुए? इस टाइप से ये पर्वत बन गए, जिसको क्या नाम दिया था? रेनकेटन। और इसको दिया था क्रेटोजन। ठीक है, पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। भूसन्नति सिद्धांत कोवर ने दिया था। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली ने दिया था। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया था तथा रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिया था जोली ने। ठीक है, चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साक्षरता दर दी गई है, उनके राज्य दिए गए हैं। लक्षद्वीप की यहाँ पे 92.28% दी गई है। दमनद्वीप की 87.7% दी गई है। पांडिचेरी की यहाँ पे 86.55% दी गई है तथा चंडीगढ़ की 88.78% दी गई है। तो चंडीगढ़ की 86 है, ठीक तो इसकी भी नहीं दी गई है, लेकिन जो आंसर माना था सही वो माना था डी ऑप्शन इसका सही माना था, क्योंकि इसकी क्या है? 86 है। इसकी भी 91 है, लेकिन ये थोड़ा सा लमसम है। ठीक, ये भी नहीं है, लेकिन अभी हम इसको चल इसकी सही से परसेंटेज देख लेते हैं, आप वो याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता 73% है। कितनी है? 73 है, जिसमें पुरुष की कितनी है? 80.9% तथा महिलाओं की 64.6% है। शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको देख लेते हैं। लक्षद्वीप की 91.8% है। दमनद्वीप की 87.1% है। अंडमान निकोबार की 86.6% है। दिल्ली की 86.2% है। चंडीगढ़ की 86% है तथा पांडिचेरी की 85%, 85.8 है। ठीक है, तो जो बोर्ड ने सही माना था वो चंडीगढ़ को माना था, क्योंकि इसकी 86 है। ठीक, इसकी लक्षद्वीप की भी नहीं दी गई उसमें। आप लोग इस वाली परसेंटेज को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे पहले प्रयोग किया था नॉर्मन मायर ने किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने। बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग हॉटस्पॉट का किया था किसने? नॉर्मन मायर्स ने। तथा जैव विविधता का किया था WG रोजेन ने किया था। किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी जो कि पौधे और जंतु होते हैं, उनकी विविधता को ही क्या बोला जाता है? जैव विविधता बोला जाता है, या फिर उसके रूप में उनको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? उत्तरी गोलार्ध की लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। ठीक है,
गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि ये गलत है। प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण में जो लवणता होती है बढ़ती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी। संपूर्ण महासागरों की औसत लवणता 35 ppm है। उत्तरी गोलार्ध की अभी हमने देखा था 34 है। यहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो वो कितनी है? 35 है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर वाष्पीकरण के कारण क्या होती है? लवणता को बढ़ा देती है। भूमध्य सागर में पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य सागर में पूर्वी भाग से कहाँ पे? पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में ज़्यादा लवणता पाई जाती है। प्रतिचक्रवाती दशाओं का लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ए बी डी सत्य हो जाएंगे, सी असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोकोस कीलिंग बेसिन कहाँ पे स्थित है? कोकोस कीलिंग बेसिन आपका इंडियन ओशियन में मिलेगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। कोकोस कीलिंग बेसिन जिसे भारत ऑस्ट्रेलिया द्रोणी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम आप याद रखेंगे। जो हिंद महासागर में स्थित है, यह मध्यवर्ती कटक के पूर्व में स्थित सर्वाधिक विस्तृत द्रोणी है, जो कि 10 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक में विस्तृत है। इसकी गहराई 3600 से 5486 मीटर के बीच में पाई जाती है। अन्य द्रोणी में ओमान द्रोणी आ जाएगी, अरेबियन द्रोणी आ जाएगी, सोमाली द्रोणी आ जाएगी, मॉरिशस द्रोणी। ये सब किसकी? हिंद महासागर की प्रमुख द्रोणियाँ हैं। चलिए और देख लेते हैं। सभी महासागरों का औसत तापक्रम दिया गया है, वो देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का औसत तापक्रम होता है वो 61 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान होता है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम 66.4 डिग्री हो जाएगा। हिंद महासागर का 60.6, अटलांटिक महासागर का हो जाएगा 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण जो नियतिवाद है, विचारधारा का जन्म किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था आपका जर्मनी से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वातावरण निश्चयवाद नियतिवाद विचारधारा का जन्म हुआ था और विकास जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कांट ने तथा 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी 18वीं शताब्दी में सबसे पहले किसने दिया था? कांट ने। कांट के बाद में 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट आए। हम्बोल्ट के बाद में रिटर, रेटजेल, इन्होंने इसके काफ़ी योगदान दिया। रेटजेल को वातावरण निश्चयवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। वातावरण मानव के पारस्परिक संबंध में रेटजेल ने वातावरण को अधिक प्रभावशाली माना है। यानी कि जो रेटजेल है उन्होंने किसको अधिक प्रभावशाली माना है? मानव के बजाय वातावरण को माना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक, उद्योग, सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन माना है। किसने माना? ये रेटजेल ने माना है। ठीक है, संभववाद का दिया हुआ है यहाँ पे। संभववाद जो है बाइडल लीला ब्रॉस ने दिया था। प्रसंभववाद दिया था OH.K. स्पेट ने। क्रियात्मक संभववाद दिया था डॉक्टर जॉर्ज टैथम ने, तथा नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन जो किया था गिफिट टेलर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था विलियम गॉर्ड ने। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में भी। हरित क्रांति का अभिप्राय खाद्यान्नों के उन्नत बीजों का विकास करके अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना है। यानी कि अच्छे बीज का इस्तेमाल करें हम अपने खेती में, जिससे क्या हो? उत्पादन में वृद्धि हो। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। विश्व में हरित क्रांति का जन्म जो जनक माना जाता है वो माना जाता है नॉर्मन अनेस्ट को माना यानी बोरलॉग को माना जाता है। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र था। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों ने भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन को दोगुना कर दिया। भारत में हरित क्रांति के पिता जो हैं भारत के, वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतलीय मैदान पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके डीप सी प्लेन्स में या फिर गहरे सागरीय मैदानों में आपको बेतलीय मैदान देखने को मिलते हैं। बेतलीय मैदान महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है। औसत गहराई इसकी 3000 से 6000 मीटर तक की होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्र का कितना? 75.9% भाग महासागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है।
प्रशांत महासागर में जो है 80.3%, हिंद महासागर में 80.1% और अटलांटिक महासागर में 54.9% महासागरीय मैदानों का विस्तार है। सबसे ज़्यादा किस में है आपका? प्रशांत महासागर में, उसके बाद में हिंद महासागर आता है, उसके बाद में आता है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है। महासागरीय नितल के उच्चावच में महाद्वीपीय मग्न तट 8.6% भाग पर, महाद्वीपीय जो मग्न ढाल होते हैं 8.5% भाग पर फैले होते हैं। गहरे सागरीय मैदान फैले होते हैं आपके 75.9% भाग पर, तथा जो गर्त होते हैं महासागरीय गर्त 7% भाग पर ये फैले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लौह इस्पात संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका सही बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नॉर्थ में सबसे पहले बोकारो मिलेगा, उसके बाद में बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन। भारत में लौह इस्पात उद्योग का शुभारंभ 1874 में किया गया था, जबकि बंगाल आयरन जो वर्क्स कंपनी ने झरिया के निकट कुल्टी एवं पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में अपने संयंत्र की स्थापना की थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 में जमशेदपुर में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ में आरंभ हुआ था। 1907 से हुआ था, यानी बड़े पैमाने में हुआ था इसका आरंभ। भारत में लौह इस्पात संयंत्र के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा। बोकारो झारखंड में मिलता है, बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में मिलता है, जमशेदपुर झारखंड में मिलता है, राउरकेला उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुशमैन हॉटेनटॉट प्रजाति संबंधित है, ये किससे संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी पे टिक लग गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। बुशमैन हॉटेनटॉट कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जाति है। ये निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। ये मूल रूप से दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है। बुशमैन एवं बांटू के मिश्रण को हॉटेनटॉट प्रजाति की उत्पत्ति हुई, यानी कि कौन कौन सी दो जातियाँ मिली जिनसे कि एक जाति बनी? बुशमैन मिली, बांटू मिली, इनके मिश्रण से बनी हॉटेनटॉट। ठीक है। निग्रोइड प्रजाति के लोग मुख्य रूप से अफ्रीका एवं प्रशांत महासागर के द्वीपों में रहते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। त्वचा के आधार पर कुवियर ने किया हुआ है, बालों के रंग एवं बनावट के आधार पर हेडन ने किया हुआ है, कद के आधार पर टोपिनार्ड ने किया है, तथा कपाल सूचकांक के आधार पर गिफिट टेलर ने किया हुआ है। जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इनका काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। कपाल के सूचकांक के आधार पर किसने दिया? तो ये दिया था आपका गिफिट टेलर ने। एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें कि किसके आधार पर अभी तक कौन सी जो मानव प्रजाति है उसका वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं हुआ है? तो वो अभी आपका है कान के आधार पर कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट क्षेत्र है, जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख माना जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र लॉग द्वीप से न्यू फाउंडलैंड के मध्य में स्थित है, ये जिस पर कई बैंक स्थित हैं। बैंक बनते कैसे हैं? जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है आकर के, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन होता है। समुद्र के छिछले जल क्षेत्र को बैंक कहते हैं, यानी कि कैसा होना चाहिए? वहाँ पर छिछला जल होना चाहिए, ज़्यादा गहराई वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सेबल बैंक, सेंट पेरी बैंक, बैंकवेरी बैंक यहाँ के कैसे हैं? प्रमुख बैंक हैं, जिसका सम्मिलित क्षेत्र कितना है? 64,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन बैंक, ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से बैंक करते हैं? ग्रांड बैंक तथा जॉर्ज बैंक मिलकर के करते हैं। यहाँ पर क्या है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा मिलती है, जिसके कारण ये बैंक बनते हैं। उनसे मत्स्य का उत्पादन अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, उनकी अच्छी दशाएं मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं उनको, और क्या है? टेम्परेचर उनको सही से मिल जाता है। वॉट इज झूम? झूम क्या है? झूम एक लोक नृत्य है या फिर नदी का नाम है या फिर एक जनजाति या खेती की पद्धति है। तो जो झूम है आपकी अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि खेती की ये पद्धति है। झूम कैसी है? स्थानांतरणशील कृषि है। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाले जनजातियों के द्वारा की जाती है। कौन से वनों में रहती हैं ये लोग? उष्णकटिबंधीय वनों में रहती हैं जनजातियाँ, एक खेती करती हैं। इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे जो भूभाग होते हैं, यानी कि एक भूभाग है वन का,
उसको काट लिया जाता है, उनको काट कर जलाकर साफ किया जाता है तथा फिर उसे उपजाऊ बनाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको पर डे आज इसमें हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन आगे से हम इसमें 50 या फिर 100 क्वेश्चंस कंप्लीट रखेंगे। एक पेपर एक दिन में सॉल्व कराने की सोचेंगे। क्या एक्सप्लेनेशन करते हैं तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि एक साथ में इतना लंबा सेशन ना दें, हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम थोड़े ही क्वेश्चन लेके आते हैं। और अभी हमने झारखंड पीजीटी के लिए क्वेश्चन तैयार कराए थे, जिसमें 150 क्वेश्चन कर करके सॉल्व किए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं स्टडी पीवाई के ऊपर जा कर के। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।